प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक नए नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जिन नंबर सिस्टम्स का अध्ययन किया है उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल एवं इर्रेशनल नंबर्स तथा रियल नंबर्स के बारे में जाना है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ परिचित होंगे। तो आइए हम सबसे पहले पुराने नंबर सिस्टम को देखते हैं तथा इस नए नंबर सिस्टम की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहला नंबर सिस्टम हमारा है नेचुरल नंबर। इसी को कार्डिनल नंबर भी बोला जाता है। कार्डिनल नंबर्स ये काउंटिंग नंबर्स होती हैं। काउंटिंग नंबर यानी संख्याओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता हुई उन्हीं को हमने कार्डिनल नंबर कह दिया। इसका विकास बहुत पहले हो चुका था। जब मानव पशुपालन दौर में था उस दौरान ही इन कार्डिनल नंबर्स की आवश्यकता थी। ये अलग बात थी, उस समय हम जो सिंबल आज दे रहे हैं उन सिंबल्स का उपयोग नहीं किया जाता था। कि काउंटिंग नंबर्स या कार्डिनल नंबर्स में जो संख्याएं समाहित हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इन्हीं संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि यदि इस नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो नंबर को भी समाहित कर लें, जीरो को भी समाहित कर लें, तो जो नंबर सिस्टम बनता है इसे होल नंबर कहेंगे। वास्तव में इस जीरो की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आप देखेंगे कि यदि कोई हम संख्या ले लें, इसमें यदि हम ऐड कर रहे थे तो एक नई संख्या बन रही थी और यह जो नई संख्या बन रही थी वो भी नेचुरल नंबर में समाहित थी। जब हम किसी बड़ी नेचुरल संख्या से किसी छोटी नेचुरल संख्या को घटा रहे थे तब भी जो संख्या आ रही थी वह नेचुरल नंबर आ रही थी। किंतु समस्या तब आई जब उसी संख्या से उसी नेचुरल संख्या को घटाया गया तो आया कि अब कौन सी संख्या बचेगी। तो यह जो संख्या बच रही थी इसी को एक सिंबल दिया गया जीरो। और जब इस नेचुरल नंबर में इस जीरो को भी समाहित कर लिया गया तब इसे होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या की संज्ञा दी गई। इसे पूर्ण संख्या कहा गया। अब पुनः ऐसी ही समस्या गणित में उत्पन्न हुई कि यदि हम यहाँ पे किसी छोटी प्राकृतिक संख्या में से किसी बड़ी प्राकृतिक संख्या को घटाते तो जो आंसर मिल रहा था वह नेचुरल नंबर सिस्टम या फिर होल नंबर सिस्टम दोनों में उपस्थित नहीं था। इस समस्या को दूर करने के लिए एक नए नंबर सिस्टम का विकास किया गया जिन्हें में
प्राकृतिक संख्याओं के निगेटिव साइन के साथ रखा गया। तो ऐसी संख्याओं को जिनमें प्राकृतिक संख्याएं हों, जीरो हो तथा निगेटिव प्राकृतिक संख्याएं हों, इन तीनों को मिला करके कहा गया कि यह इंटीजर है, या इसी को पूर्णांक संख्याएं कहा गया। ध्यान रखिएगा, यह पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिसमें धनात्मक नेचुरल संख्याएं हों, जीरो हो तथा निगेटिव नेचुरल संख्याएं हों। अब यदि हम इस सिस्टम में इस ऑपरेशन को करें, इंटीजर सिस्टम को ले लें और इसमें अगर यह ऑपरेशन करें तो निश्चित तौर पे आप जो आंसर देंगे वह आंसर हो जाएगा -1। और आप देख रहे हैं कि -1 प्राकृतिक संख्याओं में तो नहीं समाहित है, होल नंबर्स में तो नहीं समाहित है, किंतु यह पूर्णांक संख्याओं में समाहित है। अर्थात इस ऑपरेशन को हम बड़े आसानी के साथ पूर्णांक संख्याओं के साथ कर सकते हैं। यहां पे यदि हम मल्टीप्लिकेशन का केस लें तो हम जानते हैं कि किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स का अगर हम गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो कोई ना कोई नेचुरल संख्या मिलेगी। अगर हम होल नंबर्स में आए तो होल नंबर्स में भी आपको होल नंबर्स में ले जाएंगे, ये दोनों होल नंबर में भी ऑपरेशन है। अगर हम कहें कि 2 × -2 कर दें तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था तो -4 आ रहा था। ये भी आप देख रहे थे कि इंटीजर है, यह इंटीजर है, यह भी इंटीजर है और यह भी इंटीजर है, तो इंटीजर में गुणा भी संभव था। किंतु यदि हम भाग की प्रक्रिया को देखें, जब भाग की प्रक्रिया को देखा गया, जैसे हम कहें कि 2 × x = 1, अगर इस समीकरण को हम हल करना चाहें तो इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो अभी हम जानते हैं कि x का मान कितना होता है, 1/2। लेकिन जो हमारे पास नंबर सिस्टम है अभी तक वो नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं तथा इंटीजर हैं। इन संख्याओं में कहीं पे भी अभी 1/2 प्रकार की संख्याएं नहीं समाहित हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 1/2 या p/q फॉर्म में लिख सकें, उन्हें भी यदि हम इन संख्याओं के साथ जोड़ दें तो जो नंबर सिस्टम बनेगा उसी को रेशनल नंबर्स कहा गया। अर्थात यदि हम नेचुरल नंबर को ले लें, जीरो को ले लें, निगेटिव नेचुरल नंबर्स को ले लें, ये दोनों मिलाकर के क्या बन गई आपकी Z बन गई, इंटीजर्स बन गए। यदि इसमें हम ऐसी संख्याओं को ले लें जो p/q फॉर्म में हो, p/q फॉर्म में हो, q इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम बनेगा इसी को कहा गया Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। इन्हें सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की संख्या दी गई। तो रेशनल नंबर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए? 2x = 1 टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें रेशनल नंबर सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। तो निश्चित तौर पे रेशनल नंबर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि रेशनल नंबर हैं क्या, तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आइए देखें। रेशनल नंबर्स क्या होती हैं?
numbers of the form p by q where p and q belongs in z, इंटीजर में बिलोंग करें। आप देख रहे हैं x क्या आया था 1/2, 1 किस में समाहित है? इंटीजर में समाहित है। ऐसे ही 2 क्या है? इंटीजर में समाहित है। पूर्णांक संख्याएं हैं, 1 भी पूर्णांक संख्या है, 2 भी पूर्णांक संख्या है। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और p तथा q इंटीजर्स हों, पूर्णांक संख्याएं हों, किंतु q को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि q 0 हो गया तो निश्चित तौर पे यह डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है, अनडिफाइंड डिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे कि इस डिफिनेशन को हम यूज करके जितने संख्याएं आएंगी उनको भी यदि हम इंटीजर्स वाले सेट के साथ समाहित कर दें तो ये जो बड़ा सा सेट मिलेगा, बड़ा सा समूह मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब ऐसी भी संख्याएं हो सकती हैं कि जिन्हें हम p by q फॉर्म में न लिख पाएं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल कहते हैं। इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर। तो यदि हम p by q रेशनल नंबर्स का विकास हुआ तो निश्चित तौर पे ऐसा तो है नहीं कि सारी संख्याओं को p by q फॉर्म में लिखा ही जा सके। तो ये सोचा गया कि जब p by q है जिन्हें हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसी भी संख्याएं होंगी जिन्हें हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो उन संख्याओं को एक नया नाम दिया गया जिसे कहा गया इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर जहां परिमेय संख्याएं थी, वहीं पे इर्रेशनल नंबर क्या हो गई? अपरिमेय संख्याएं हो गई। ये अपरिमेय है और यहां पे ये परिमेय संख्या। अब यदि हम उपर्युक्त तीनों संख्याओं, चारों संख्याओं को एक साथ रख दें नेचुरल नंबर, 0, नेगेटिव नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर तथा इर्रेशनल नंबर, इन सब को अगर हम एक साथ रख दें तो इन संख्याओं के समूह को हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। इन संख्याओं को हम रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आपने देखा कि इस इक्वेशन को, इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें रेशनल नंबर्स की जरूरत पड़ी और उस रेशनल नंबर के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इर्रेशनल नंबर्स का विकास हुआ। मैथमेटिक्स अच्छे से आगे बढ़ रहा था, किंतु एक समस्या पुनः उत्पन्न हुई कि जब हम x² + 1 = 0 वाले समीकरण को सॉल्व करना प्रारंभ किए। इस टाइप के समीकरणों को जब सॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो समस्या यह उत्पन्न हुई कि x का क्या सॉल्यूशन होगा, क्या मान आएगा। तो इसके लिए, सॉल्यूशन के लिए एक नए सिस्टम की आवश्यकता पड़ी और वह जो नया सिस्टम है उसी को नाम दिया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का विकास कैसे हुआ। इस टाइप के इक्वेशन x² + 1 = 0 को अगर हम सॉल्व करें, साथ में हम पहले इस इक्वेशन को ले लें। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, x² = 1 होगा और जो x की वैल्यू आएगी वो प्लस या माइनस 1 आ जाती है। अर्थात यदि x +1 हो तो जब हम x का स्क्वायर ले रहे थे तो वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ जा रही। और जब x -1 था उस समय भी जब हम स्क्वायर कर रहे थे तो वैल्यू क्या आ जा रही, 1 आ रही। यहाँ यह दिख रहा है कि चाहे कोई पॉजिटिव संख्या हो और चाहे कोई नेगेटिव रियल नंबर हो, दोनों का यदि हम वर्ग करेंगे तो हमेशा हमको धनात्मक संख्या मिल रही है। चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, यदि हम उनका स्क्वायर करेंगे तो हमें पॉजिटिव संख्याएं ही मिलेंगी। जबकि यहां दिख रहा है कि यदि हम x² को एक्सपेंड करें तो वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ जा रही है। इस वाले इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे कि x² = -1, तो हम रियल नंबर सिस्टम में देख रहे हैं कि किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो निश्चित तौर पे रियल नंबर सिस्टम में तो इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि x का मान यदि हम रियल ले लें तो जब रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं, चाहे वह धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, तो पॉजिटिव आना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब हम x के मान को रियल नंबर नहीं ले सकते, कोई भी रियल नंबर x के मान को धारण नहीं करेगी। तो इसी समस्या के समाधान के लिए एक नए नंबर सिस्टम की कल्पना की गई और वहां यह मान लिया गया कि जो -1 है इसे हम I² के रूप में ले लेते हैं। और यहां पे जो I लिया गया है इसे सबसे पहले आयलर ने दिया था, आयलर महोदय ने दिया था, और इसे जो नाम दिया गया आयोटा कहा गया। इसे जो उच्चारण करते हैं आयोटा, किंतु हम इसको I सिंबल यूज करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि हम इसको मान लें तो हमने क्या किया है, वास्तव में एक कल्पना की गई, अजम्पशंस किया गया, इमेजिन किया गया। तो निश्चित तौर पे यह जो संख्या आई यह इमेजिन करने के कारण आई है, तो इसलिए इस आई को क्या कहा गया, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। और यह जो काल्पनिक संख्या आई इसे सबसे पहले आयलर ने दिया था, और आयलर ने इसको जो सिंबल दिया वह आयोटा के रूप में दिया। इसका जो उच्चारण है आई का वो आयोटा है। तो नेक्स्ट हम इस I² के इंट्रोडक्शन के बाद इस x के सॉल्यूशन को कैसे कर पाते हैं उसको हम देख लेते हैं। यहां से जब हमने देखा तो x² = -1 और -1 की जगह पे हम लिख सकते हैं I²। तो निश्चित तौर पे जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि x की जो वैल्यू आएगी वो ±I के रूप में आ जाएगी। इसी आयोटा को इंट्रोड्यूस करते हुए हम एक नए नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं। इसको लेते हुए
यदि हम चलें तो हमें एक नया नंबर सिस्टम a प्लस आई बी के रूप में आता है, इसी को जेड सिंबल दिया गया और ये जो जेड होता है इसी को कहा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र शब्द क्यों किया गया? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि यह जो है ये इमेजिनरी पार्ट, ये काल्पनिक भाग और यह जो है इसे कहा जाता है वास्तविक भाग। वास्तविक भाग या रियल पार्ट और यह आपका इमेजिनरी पार्ट। तो चूंकि इन संख्याओं का जो विकास है या ये संख्याएं जो होती हैं वे दो संख्याओं के मेल से बनी है। एक तो वास्तविक संख्याएं हैं और साथ ही साथ इसमें दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो चूंकि रियल संख्याएं और इमेजिनरी पार्ट्स के मिलने से ये बनती हैं, इसलिए इसको मिश्रित संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सिंबल में a को कहा जाता है वास्तविक भाग और इसी संख्या का अगर हमें इमेजिनरी पार्ट बताना हो तो वह जो इमेजिनरी पार्ट होगा, ये तो इमेजिनरी का सिंबल हो गया कि यह जो है इमेजिनरी भाग है, लेकिन अगर कहा जाए कि इमेजिनरी संख्या इसमें क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम b कहेंगे और इसे हम a कहेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट क्या है इसका a है तथा इस संख्या का इमेजिनरी पार्ट होगा वह b होगा। अब जितने भी a और b आप देख रहे हैं कि a भी क्या है, a और b जो संख्याएं आ रही है रियल नंबर की ही संख्याएं हैं, बस केवल b के साथ i जुड़ जाने के कारण यह काल्पनिक हो जाती है। जैसे हम लें, अगर हम कहें कि 2 + 3i, तो ये निश्चित तौर पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है, i उपस्थित। और जो ये संख्याएं हैं ये भी रियल संख्या है और यह भी रियल संख्या है, दोनों रियल संख्याएं। 2 भी रियल नंबर में आती है, 3 भी रियल नंबर में आती है। अब जब 2 और 3 रियल नंबर हैं किंतु दूसरी रियल नंबर के साथ इमेजिनरी पार्ट इसका जुड़ गया है, इमेजिनरी का जो चिन्ह है वह जुड़ गया है, इसलिए यह जो संख्या हो जाएगी 3i, यह एक काल्पनिक संख्या होगी। और वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के योग से जो निर्मित होगी संख्याएं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो काल्पनिक संख्याएं हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यहां पे हम देखते हैं कि z = a + ib फॉर्म की जितनी भी संख्याएं होंगी ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्स होंगी। हमने अभी देखा था कि नेचुरल नंबर के साथ जब हमने 0 को ऐड कर दिया तो ये बन गया आपका होल नंबर। अब होल नंबर के साथ यदि हमने n + 0 प्लस निगेटिव नेचुरल नंबर्स को ले लिया तो ये हमारा इंटीजर्स बन गए थे। इंटीजर्स के साथ q, ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में लिखे जा सकें
जहां पे P एंड Q इंटीजर हो तथा Q नॉन जीरो हो। ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया था। और इर्रेशनल नंबर्स क्या हुए थे कि ऐसी संख्याएं जो P बाई Q फॉर्म की न हो, नंबर नॉट इन P बाई Q फॉर्म। अब यदि हम इनको समाहित कर लें, n को, जीरो को, नेगेटिव नेचुरल को, रेशनल को एंड इरेशनल को, सबको अगर हम एक साथ रख लें, ये सारी संख्याएं मिल करके क्या बना लेती हैं, रियल नंबर बनाती। अब यदि हम रियल नंबर को हम इस स्टैंडर्ड के रूप में ले लें, रियल नंबर के साथ हम इस टाइप की संख्याओं को डाल दें, इस टाइप की संख्याओं को भी इसमें समाहित कर दें, तो जो एक बड़ा सा सेट बनेगा, ग्रुप बनेगा, इसी सेट को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां आप देख रहे हैं कि पूरे ग्रुप को कहा जा रहा है, यानी रियल नंबर्स के साथ साथ इनको भी जब समाहित कर लिया जाता है तब यह कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बन रहा है। अर्थात जो रियल नंबर्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप की संख्याएं हैं वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हैं ही। तो कैसे हम किसी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स शो कर सकते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है? कोई भी संख्या कॉम्प्लेक्स होगी, इसकी डिफिनीशन क्या है? यदि हम उस संख्या को a प्लस ib के फॉर्म में लिख सकें, जहां वेयर a एंड b आर रियल नंबर। तो यहां पे a और b रियल होना चाहिए। क्या हम 2 प्लस i3 को कॉम्प्लेक्स नहीं मानेंगे? तो ये कॉम्प्लेक्स है, निश्चित तौर पे है। क्यों? क्योंकि 2 भी रियल है, 3 भी रियल है, और इसको हम 2 और 3 को मिला करके इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यदि हम कहें कि 2 प्लस i इंटू 0 कर दें, तो क्या यह कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? निश्चित तौर पे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहां पे 2 भी क्या है, रियल नंबर है, और 0 है, वह भी रियल नंबर है। तो यदि 2 और 0 दोनों रियल नंबर हैं, तो निश्चित तौर पे इन दोनों को मिला करके जब हम इसको इस रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। और जब ये इस रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा तो निश्चित तौर पे क्या बना आपका, तब हम कह पाएंगे कि ये जो संख्या है यह भी कॉम्प्लेक्स है। किंतु हम जानते हैं कि 0 से अगर हम किसी संख्या में मल्टीप्लाई करें, वो चाहे जो संख्या हो, इमेजिनरी हो या रियल हो, कोई भी संख्या हो, अगर 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यह वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी। और इसमें जब हम किसी संख्या में 0 का ऐड करते हैं तो वह संख्या वही संख्या रहती है। तो इस रूप में लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स, और इस रूप में लिखेंगे तो रियल। तो निश्चित तौर पे एक ही संख्या कॉम्प्लेक्स और एक ही संख्या रियल है। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी रियल संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं कॉम्प्लेक्स हैं। किंतु ध्यान रखिएगा कि सभी कॉम्प्लेक्स संख्याएं रियल संख्याएं नहीं हैं। जैसे हम कहें कि 2 प्लस i3 पूरी संख्या मिला करके क्या आया है, संख्या रियल है, तो निश्चित तौर पे यह संख्या रियल नहीं है, इसका पार्ट रियल है, 2 रियल है, 3 रियल है। किंतु यदि इस संख्या को हम इस रूप में लिख देंगे तो यह रियल नहीं होगी। किंतु यहाँ पे 2 प्लस i3, 2 प्लस i0 अगर हम ले लें, इसे हम देख रहे हैं कि यह क्या दे रहा है आपको, एक कॉम्प्लेक्स तो है ही, लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करें देख रहे हैं कि रियल हो जा रहा है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट निकलता है
कि एवरी रियल numbers are complex, but every complex numbers are not real. तो यहां से जो स्टेटमेंट आया, कोई भी अगर हम रियल नंबर लेंगे तो निश्चित तौर पे कॉम्प्लेक्स होगा, किंतु सभी कॉम्प्लेक्स संख्याएं रियल होंगी यह जरूरी नहीं। तो यहां तक हमने कॉम्प्लेक्स संख्याओं का इंट्रोडक्शन देखा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अलजेब्रा पर हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे हम कहें कि कोई संख्या z ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, इसकी जो डेफिनेशन है अभी हमने लिखा था, ये कॉम्प्लेक्स होगी इफ a एंड b बिलोंग्स इन रियल नंबर, a और b रियल नंबर में बिलोंग करते। यहां पे हमने अभी देखा था जो a होता है इसे कहा जाता है रियल पार्ट, वास्तविक भाग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो b है इस b को कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो होगा ये वास्तविक भाग है किसी सम्मिश्र संख्या का, और इसे कहा जाता है काल्पनिक। अब हम देखते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स या सम्मिश्र संख्याओं की समानता। कब हम किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं को समान कहेंगे? जैसे हम लिख लें कि एक Z1 है a प्लस IB और दूसरी Z2 है C प्लस ID। तो ये दोनों सम्मिश्र संख्याएं समान तब कही जाएंगी Z1 will be equal to Z2 if and only if इसका जो रियल पार्ट हो, दोनों संख्याओं के रियल पार्ट आपस में बराबर हो, अर्थात a बराबर c होना चाहिए, एंड जो इमेजिनरी पार्ट हो दोनों के वो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है b और यहाँ का इमेजिनरी पार्ट है d। यदि ऐसी कंडीशन कहीं पे क्रिएट होती है तब हम कहेंगे कि ये दोनों संख्याएं जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो समान हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी के लिए क्या शर्त है कि रियल पार्ट मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ अनदर नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी प्रथम कॉम्प्लेक्स नंबर की वास्तविक संख्याएं दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की वास्तविक संख्या के बराबर होनी चाहिए, तथा पहली कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या का जो इमेजिनरी पार्ट हो
वह दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के हम कह पाएंगे वे दोनों संख्याएं क्या हैं, इक्वल हैं। इस पर एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे हम कहें, एक क्वेश्चन हम ले लें एग्जाम्पल के रूप में। यदि हम कहें कि x प्लस 3 माइनस वाई आई इज इक्वल टू 2 प्लस 3y, sorry 3i, then find the value of x and y। यदि दो कॉम्प्लेक्स एक कोई इक्वेशन इस ढंग से दिया गया है कि x प्लस 3 माइनस वाई आई इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, और आपसे कहे कि इसमें x तथा y की वैल्यू ज्ञात करिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे i लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पे लेफ्ट हैंड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यदि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों क्या दिखा रहा है, इक्वलिटी दिखा रहा है बीच में, अगर इक्वलिटी साइन लगी हुई है तो निश्चित तौर पे क्या होगा, इसका रियल पार्ट के बराबर होगा तथा इसका इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 2 एंड 3 माइनस वाई मस्ट बी इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज y मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखेंगे तो y 0 के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के यह इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो इस ढंग से आप x तथा y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस आज हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखेंगे। थैंक यू।